नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि जनवरी के आखिर में 28 जनवरी को इमरान खान साहब की हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से अपने कवानीन लाने की बात की। उन कवानीन का नाम है सिटीजन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्म रूल्स 2020। इनको हुकूमत ने डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन ये लीक हो गए। जब ये लीक हो गए और फिर अखबारात में इनकी तफसील भी छपी, उसके बाद एशिया इंटरनेट कोएलिशन जो कि फेसबुक, ट्विटर और मुख्तलिफ जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं, यूट्यूब पाकिस्तान में, उन सब का एक कोएलिशन है। उन्होंने हुकूमत को वार्न किया कि हुकूमत ने जो रेगुलेटरी ऑर्डर लाने की कोशिश की है ये इंतहाई आर्बिट्री है, इसमें बुनियादी तौर पे बैलेंस नहीं है, और अगर हुकूमत ऐसा करेगी हुकूमत को इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। यूँ कहिए कि दबे अल्फाज में हुकूमत को वार्निंग दी गई, जिसके बाद हुकूमत जो है किसी हद तक हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके रवैये में एक लचक है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन पहले ये कहा है कि हम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे चल सकेंगे। एक सवाल ये पैदा होता है, जो एक हर आम आदमी और सोशल मीडिया के पाकिस्तान में बहुत बड़े यूज़र हैं। सिर्फ फेसबुक पे इस वक्त 33 मिलियन, बल्कि शायद 33 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो फेसबुक को यूज़ करते हैं। तो लोगों के जहनों में एक क्वेश्चन, एक सवाल ये ज़रूर है कि हुकूमत ऐसा क्यों करना चाह रही है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में, बरतानिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, न्यूजीलैंड में, हर जगह ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। चीन ने तो इसका हल बहुत ही अच्छा निकाला है। वहाँ ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना इंस्टाग्राम है, वहाँ चाइनीज़ कंपनीज खुद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के सर्वर जो हैं पाकिस्तान में हों। ग़ालिबन इस पर वो कंपनीज तैयार नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का इसरार ये है कि हिंदुस्तान में ऐसे सर्वर्स मौजूद हैं, और जितने भी हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया की कंपनीज़ को, इन इंटरनेट कंपनीज़ को, उनका डेटा जो है, उनकी जो डिटेल है वो हिंदुस्तान में होती है। एक एतराज़ ये भी है कि बहुत से पाकिस्तानी जब कॉमेंट करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से, तो हिंदुस्तान के कवानीन उन पर लागू हो जाते हैं, उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो ग़ालिबन इसलिए भी पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि ये सर्वर पाकिस्तान में हो। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। ये इस वक्त एक बहुत हॉट इशू है, ये एक दिलचस्प इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं फ़रिया अज़ीज़, जो कि डायरेक्टर हैं बोलो भी डिजिटल राइट तंजीम की, कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए। स्टूडियोज़ में मेरे साथ स्टूडियो मुझे ज्वाइन कर रही हैं अंबर शमसी साहिबा, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल और टेलीविज़न एंकर पर्सन भी हैं। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियो में मलिहा हाशमी, जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और डिजिटल मीडिया पे ही आप ये कह सकते हैं कि मलिहा जो है उनको रिकग्निशन जो है वो सोशल मीडिया पे मिली है। सो बाकी अगर लोग टेलीविज़न की वजह से रोशनास हुए हैं तो ये सोशल मीडिया की वजह से रोशनास हुई। डॉक्टर आमिर लियाकत ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कोई ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत जो है इस वक्त हमारे साथ नहीं है। बट वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं फ़रिया से शुरू कर सकूँ। फ़रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रिया, बुनियादी तौर पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का और जो डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपकी तंजीम है, आपका जो ग्रुप है, आपका बेसिक मुद्दा है क्या कि हुकूमत क्यों गलत कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए बस ये रूल्स इशू कर दिए गए, उसके बाद फिर ओनरशिप इसकी ली गई, और उसके अलावा जो आप इसके कंटेंट जो कि आप बयान कर चुके हैं इब्तिदाई में, इसमें जिस तरह की चीज़ें उन्होंने, ये एसेंशली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो कानून 2016 में PMLN ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंडर जो सेक्शन 37 PTA को ये अथॉरिटी देता है कि वो कंटेंट किस तरह से रेगुलेट कर सकती है, उसके अंडर ये रूल्स आए हैं। अब इन रूल्स का मकसद तो ये था कानून के हिसाब से कि आप रेगुलेट करें और लिमिट करें कि PTA ने किस दायरे में रह के इन पावर्स को एक्सरसाइज करना है। और जिस वक्त इस कानून पे बहस हो रही थी, जब ये बिल की शक्ल में मौजूद था, तो बहुत ज़्यादा मज़ामत की गई थी, ख़ुसूसन इस सेक्शन की, सेक्शन 37, क्योंकि हम देख चुके हैं 2006 से जिस तरह से वेबसाइट्स की बंदिश की जाती है आर्बिट्रेरी तरीके से, यूट्यूब बंद रहा 3 साल वगैरह, तो ये खदशा था कि आइंदा भी यही होगा, और ये हुआ है। खबरिस्तान टाइम्स, AWP की वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे नोटिस जो रिक्वेस्ट भेजे गए हैं प्लेटफॉर्म्स को, यूजर्स को नोटिस आए हैं कि ट्विटर को दरख्वास्त भेजी गई है बंद कर दें, फेसबुक को भेजी गई है, और ये सियासी जो कंटेंट है, पॉलिटिकल व्यूज़, उसको सेंसर करने की कोशिश की गई है। तो यही जो
خدشہ تھا وہ پھر آج ریئلائز ہو گیا. اس میں بہت آربیٹری قسم کی پاورز نیشنل کوآرڈینیٹر آپ نے ڈیزگنیٹ کر دیا ہے IT منسٹری, جس کے کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرے سے اس قانون میں کہ وہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیا بند ہونا چاہیے. الٹیمیٹمز آپ نے سوشل میڈیا کمپنیز کو دے دیے کہ آپ دفاتر قائم کریں. اور بہت زیادہ جو خطرناک بات ہے جو ڈیٹا لوکلائزیشن کی, اور ایسا نہیں آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا, وہاں پہ بھی بہت بحث چھڑی ہوئی ہے ڈیٹا لوکلائزیشن کے حوالے سے. جی اچھا میرے ساتھ رہیے. امبر, حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, حکومت کی جو اسپوکس پرسن کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس وقت نہیں انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ کوئی, لیکن جو پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ اگر چیز انڈیا میں بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, جرمنی میں بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, UK میں بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, جاپان میں بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, آسٹریلیا میں بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, نیوزی لینڈ, تو پاکستان میں پھر ڈیمانڈ ہونے میں کیا عجیب بات ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جو فرق میں بتاتی ہوں, لیکن میرے خیال میں جو حکومتی دفاع جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں آپ کو مختلف آراء نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے نظر آتا ہے کہ جو حکومتی ترجمان اس کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, کیا اثر ہے, اس کا مطلب کیا ہے. جیسے کچھ باتیں تو فریحہ نے بتائی. آپ کا مطلب ہے کہ کہیں سے کوئی کاغذ آ گیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے, کیونکہ جو ابھی تک اطلاع ملی تھی کہ یہ قانون سامنے آیا تھا, اس پہ بغیر دیکھے دستخط ہو گئے تھے, اور اس کو اب ڈیفینڈ کرنا چاہے ہر حال میں کیا جائے. تو یہ تو آپ کو دفاع کا حال نظر آیا کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اکنامک ریزنز کے لیے ہے, کوئی کہتا ہے کہ اگر وہاں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل درست بات ہے, ریگولیشن ہونی چاہیے, لیکن طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا. اچھا طریقہ کار میں کیا غلطی ہے؟ طریقہ کار میں یہ غلطی ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہونا کافی نہیں ہے, آپ کو مشاورت بھی کرنی پڑتی ہے کہ اس وقت سچویشن صورتحال کیا ہے, پاکستان میں کتنے صارفین ہیں, ان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, کس طرح سے اثر ہو سکتا ہے, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. جو مختلف جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں ٹیک کمپنیز شامل ہو گئی, جس میں جیسے آپ جیسے ملیحہ جیسے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے, ویسے لوگ جو اپنی آواز اپنی آراء سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان کی آراء بھی شامل ہو گئی. ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز بھی ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں ان پر کیا اثر ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر فیس بک نے کسی ڈیمانڈ کا نہیں مانا تو بند کر دیا جائے گا. یہی تو قانون کہتا ہے, یہ پالیسی رولز کہتی ہیں. تو یہ فیس بک کو بند کر دیا جائے گا. Look at the rules. جو سب سے بڑی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پاکستان میں ہے, رولز کیا کہتے ہیں, پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ فیس بک ہی ہے. کیونکہ ٹویٹر جو پھر مانتے نہیں ہیں نا, جو پھر مان لیتا ہے. جب فیس بک مثال میں دے دی تھی, کیونکہ بہت سارے کاروبار جو ہے اس سے منسلک ہیں. لنکڈ ان ہے, اس میں انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے, which is also part of Facebook. تو جب طریقہ کار جس میں کچھ ہمیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہو, جب حکومتی ترجمان جو ہے وہ ٹھیک طرح سے دفاع نہ کر پائیں, تو پھر آپ سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ پھر مقصد کیا تھا, پھر مقصد کیا ہے. ملیحہ, آپ نے تو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے سے پہلے لوگوں نے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا, تو آپ کی جو ریکگنیشن ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے, لیکن آپ PTI کو بھی سپورٹ کرتی ہیں, تو آپ کو کیا کرتی تھی؟ اچھا چلے, وہ خیر ڈفرینس آف اوپینین اپنی اس ایشو پہ پھر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ لیکن اس ایشو پہ میں تو سب سے پہلی بات تو میں اپنے مین اسٹریم میڈیا پر بھی حیران ہوں, ڈیجیٹل میڈیا پر بھی حیران ہوں کہ کسی نے اس کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. یہ نہیں سنیں, ایک آن گوئنگ ڈرافٹ ہے, یہ تو نوٹیفائی ہوا ہی نہیں ابھی. اچھا ٹھیک. یہ کل جو پرائم منسٹر کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کے حوالے سے ہی, اس میں پہلی بات ہی یہ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں یہ چیز عوام کو بتا سکے کہ نوٹیفائی تو ہوا ہی نہیں. اچھا یہ ہوا چونکہ نوٹیفائی نہیں ہے تو یہ لیک ہو گیا کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے. IT منسٹری نے بیسیکلی کیا کہ IT منسٹری کا بلنڈر یہ تھا, جیسے امبر بھی بات کر رہی تھی, کہ انہوں نے کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں بنایا. مین اسٹیک ہولڈر تھا آپ کی ٹیک کمپنیز, ان کو آپ نے بنایا ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایک اپنی جسٹیفیکیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ہماری بات سنتے ہی نہیں تھے. امریکہ کے سینٹ میں اگر مارک زکربرگ فیس بک کے CEO کو 15 گھنٹے بھی کھڑے ہو کے ایکسپلینیشنز دینی پڑے تو وہ دے لیتے ہیں, لیکن پاکستانیوں کی مارکیٹ پاور ہے نا, مارکیٹ پاور سے زیادہ مور دین دا نمبر, آئی تھنک اٹس اباؤٹ دی امپیکٹ. پاکستان کی کبھی بھی کوئی ایسی حکومت رہی ہی نہیں کہ وہ
पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है इन पे, लेकिन ये खैर दैट्स बिसाइड द पॉइंट, ये एक और डिबेट है। पाकिस्तान में 33 मिलियन है फेसबुक यूजर्स, वो मैटर नहीं करता। अमेरिका में है कोई तकरीबन 200 मिलियन, वो बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अगेन यूजर काउंट से ज्यादा यूजर इम्पैक्ट की बात है, और यूजर इम्पैक्ट आपकी हुकूमत जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव होती है पूरी दुनिया में, रेवेन्यू भी तो है ना, पैसा कितना कमाएगा फेसबुक, रेवेन्यू से ज्यादा आपका एक इम्पैक्ट होता है। मैं फिर इसी पे वो करूंगी कि आप जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट करते हैं केस, फॉर एग्जांपल अभी मैं 4 दिन पहले मिली एक अमेरिकन डिप्लोमेट से और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट उनके साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ डज यूएस व्यू पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी तरह चेंज हो गया। अच्छा, यूएनजीए की इमरान खान की तकरीर के बाद तो खास तौर पे डिप्लोमेट ने कहा, जी डिप्लोमेट ने भी और जर्नलिस्ट ने भी। अच्छा। अब वो दोनों शेयर कर रहे थे सेम ओपिनियन। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि पाकिस्तान का मीडिया अगर आप उस दौरान देखते, ये अमरीकी सेंटिमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान का सेंटिमेंट क्या था कि ये कदम पहले नहीं रखा, दूसरा रखना चाहिए था, इतने सांस ले लिए, ओहो तकरीर में यूं देख लिया, इतने सांस ले लिए, इस किस्म की नॉनसेंस होती है ना। सो हमारे मीडिया को तारीफ हुई थी, लेकिन जिन्होंने उसमें कीड़े निकालने थे इवन उन्होंने भी उसमें निकाले। तारीफ किसकी हुई थी? उसमें भी यूएनजीए की खान साहब की स्पीच की। लेकिन कमिंग बैक टू उसमें भी बहुत से लोगों ने जो हमेशा नेगेटिव रखने का तो हक है ना, राय तो थी, लेकिन अब देखें ना, मैं ये कहूँ अगर एक ग्लास साफ सुथरा है, मीडिया का काम तो ये नहीं है ना कि आप हर चीज हुकूमत की वाह वाह करते रहे, नहीं आप करें, नहीं कर सकते। इस पे हम दोबारा आते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आईटी मिनिस्ट्री ने गलती ये की कि उन्होंने कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बनाए बगैर टेक कंपनीज को उन्होंने स्ट्रेट अवे काबीना के पास भेजा। और जैसे अभी अंबर बात कर रही थी कि पढ़ने लिखने की तो जहमत की नहीं ज्यादातर ने, कोई ना उस पर बहस की, तो वो एज सच अप्रूव हो गई। अब जब अप्रूव हुई, सर मैं एक चीज मैं बता दूं कि ये नोटिफाई नहीं हुआ। ये जो 21 जनवरी से बताया जा रहा है कि नोटिफाई हो गया, ये गैजेट का हिस्सा बन गया, ये नहीं बना। इसी चीज को फरिया, ये जो आर्गुमेंट है कि ये तो एक अंडर कंसिडरेशन डॉक्यूमेंट था जिसे लीक कर दिया गया है 28 जनवरी को, अभी तो इस पे हुकूमत गौर कर रही थी, इसने भी स्टेक होल्डर से डिस्कशंस होनी थी, और ये प्री मैच्योर इसके खिलाफ रद्द अमल या रिएक्शन हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये हुकूमत को वजाहत कर देनी चाहिए कि देखिए जी एग्जैक्टली देखें, अगर तो काबीना ने जो रिपोर्ट हुआ कि काबीना ने अप्रूवल दे दिया, तो काबीना क्या वर्बली चीज़ों को अप्रूव करती है या कोई लिखत पढ़त होती है उसमें? तो उसमें हमने उसी वक्त जब ये सामने आया, आईटी सेक्रेटरी ने ओन कर दिया है कि हमारी तरफ से गए थे, आपकी काबीना है, उसने कहा हमने अप्रूव कर दिया, तो अप्रूवल ऑन पेपर होता है। उस वक्त इंतजार हो रहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन किधर है, अब फिर इंतजार हो रहा था कि गजेट होगा। एक सेकेंड, आई नो कि नोटिफाई, लेकिन ये वजाहत इनको करने थे ना, ये तो उन्होंने ओन कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम अब इसको इन्फोर्समेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। जब क्रिटिसिज्म आया, जब ये रद्द अमल आया, तो अब ये इनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आए कि हम कंसल्ट करेंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे। अगर ये क्रिटिसिज्म नहीं होता तो ये नोटिफाई होकर गजेट हो जाता। लेकिन इसमें ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल ही लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी गई है, और तो नोटिफाई हुए बगैर ये पिटिशन एडमिट कैसे हो गई और उसमें नोटिसेस कैसे चले गए कि इसकी इन्फोर्समेंट हो? तो मेरे ख्याल से हुकूमत को ये वजाहत जरूर करनी चाहिए कि काबीना ने किस तरीके से इसको अप्रूव किया। हुकूमत को जरा जवाब देने दीजिए। फरिया, सेनेटर फैसल जावेद जो है, फैसल जावेद साहब ने, सेनेटर फैसल जावेद ने हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सेनेटर फैसल जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहित फैसल, गुड टू हियर यू। आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ आखिर है क्या? अभी हमारे सामने यही डिस्कशन हो रही है कि हुकूमत ने ठीक है नोटिफाई नहीं किया था, लेकिन कैबिनेट से अप्रूवल ले चुके थे, नोटिफाई होना ही था। स्टेक होल्डर से, सोशल मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, उनसे किसी से कोई डिस्कशन की ही नहीं, तो एक शब-खून हुकूमत मार रही है रेगुलेशंस की शक्ल में। वजह क्या है? नहीं, ये तासुर गलत है, क्योंकि एक ब्रॉडर कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो जारी है इसमें, और वो जारी रहेगा। वो कंसल्टेटिव स्टेक होल्डर्स तमाम लोगों से इसमें किया जाएगा, और वजीर आजम इमरान खान की पोजीशन पे बिल्कुल वाज़ेह है। लॉ लाने के बाद कंसल्टेशन करेंगे? नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन तो कोई नहीं हुआ ना अभी। तो कानून का मकसद, असल में एक सेकंड पहले एक चीज क्लियर कर ले, मकसद क्या है? मकसद इसका यह है कि मुस्बत इजहार राय या सियासी इख्तिलाफ को बिल्कुल दबाना इसका मकसद नहीं है, बल्कि कानून लाने का बुनियादी मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, और ये दुनिया के कई ममालिक में प्रैक्टिस किया जा रहा है और बड़ी कामयाबी से किया जा रहा है। इस हवाले से कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें वज़ारत इत्तलाआत भी थे, वज़ारत कानून भी, IT भी, और PTA जो है अथॉरिटी,
उनके हक भी थे, और वहाँ पे तफसीली इस पे रूल्स के हवाले से और उसका जो रद्द अमल आया उसके हवाले से, जो इस पे फीडबैक आया उस हवाले से एक तवील इस पे जो है वो नशिस्त हुई थी मोहित भाई। और इसके जो कवानीन है इस पे अमल दरामद के हवाले से ना सिर्फ ये तय हुआ कि एक ब्रॉडर कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करके किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज हमें और भी समझनी है कि हम सिंगापुर या यूके का देखें, बहुत से ममालिक में ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं। अच्छा, जरा अगर मैं सवाल पूछ सकती हूं, हुकूमत तो बिल्कुल लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। मैं सवाल पूछ सकती हूँ, इजाजत हो? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, फैसल अंबर शम्सी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ दो सवाल करना चाहती हूँ कि एक, अगर ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसकी वेबसाइट में क्यों नहीं डाली गई? ये तो जो रूल्स थे जो नोटिफाई होने थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गज़ेट में छपे नहीं थे, लेकिन नोटिफाई होने थे, वहाँ क्यों डले? एक सवाल। दूसरा सवाल, जो मुशावरती अमल है इसका कोई शेड्यूल, किस किस से कब मिलना है, वो कुछ तय पाया है? जी फैसल। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो कंसल्टेटिव पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा, और इसमें अभी ये कहना कि कोई एग्जैक्ट स्केड्यूल आ जाए कि किस तारीख को किससे किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, वो कंसल्टेटिव प्रोसेस चलता रहेगा, और उसमें कितने माह लगते हैं, क्या होता है, ये मैं अब कोई इस पे तारीख तो दे नहीं सकता। लेकिन जाहिर है ये कंसल्टेटिव प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले कैबिनेट ने अप्रूवल कैसे दे दिया? नहीं, देखिए, कैबिनेट का अप्रूवल तो तब जाके होता है ना जब एक चीज नोटिफाई हो जाती है। अभी तो चीजें चल रही हैं, कैबिनेट के सामने रखी गई हैं। कैबिनेट ने तो नहीं सेनेटर साहब, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था, नोटिफाई नहीं हुआ था तो खप पड़ गई। नहीं, खप की वजह नहीं है ये तासर देना। देखिए, कैबिनेट के सामने चीज आती है तो तभी आप अपने जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन करते हैं ना। अब इसमें हम 100 दफा ये कह सकते हैं जी कैबिनेट में क्यों आ गया। भाई, बात ये है कंसल्टेटिव प्रोसेस है, या तो हो ना इसका कोई नोटिफिकेशन हो गया हो, कोई ऐसी चीज हो गई हो। बहरहाल ये जो भी होगा, इसकी तमाम तरह जो चीजें वो शहरियों की प्रोटेक्शन है, और खास तौर पे जो जो इंतहा पसंदी के हवाले से, या फिर इस्लामोफोबिया को भी फाइट करना है, फिर बच्चों के हवाले से, जो बच्चों के साथ ज्यादती की आपको पता है कितना इंटरनेट पे जो मामलात होते हैं, उस हवाले से तमाम चीजों के हवाले से इसमें करके और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद इसको जाके नोटिफाई किया जाएगा। इस्लामोफोबिया को पाकिस्तान में कैसे फाइट करना है? पाकिस्तान में कौन लिख रहा है इस्लाम के बारे में? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान की नहीं। जब आप स्टेक होल्डर से, अब कोई बरतानिया में बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है, आप तो यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते ना उस चीज को। तो जाहिर है फिर आप ऐसी पॉलिसी लेके आनी है कि आप पाकिस्तान के इख्तियार में कुछ भी ना हो, पाकिस्तान अपने मुल्क के बाहर से चलने वाली चीज को भी कुछ ना कर सके। तो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आपकी आउटलेट्स बाहर भी होती है, बाहर से भी चीजें चलती हैं। अच्छा सर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ रहें ताकि हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है इस डिस्कशन में आ सके, वरना जो है कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगी डिस्कशन, बिकॉज कोई ज्यादा सिंपैथी नहीं है मुझे लग रहा है हमारे पैनल में। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ब्रेक पे जाने से पहले। जी मोहित भाई। जी आप देखिए, बच्चों की जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, हाँ, जो हो रहा है, इसके अलावा ब्लास्फेमी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से टेररिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। फिर कैरेक्टर डेफेमेशन है, अटैक्स होते हैं, पर्सनल अटैक्स होते हैं। फिर सबसे बड़ी जिसपे दुनिया पूरी बहस कर रही है और बातें हो रही है, कानून साजी हो रही है, वो हो रही है फेक न्यूज के हवाले से। अब ये क्या सारी चारों चीजें, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ रहें ब्रेक के बाद, ताकि हम इस डिस्कशन को आपके साथ जारी रख सके, वरना हमारे पैनल में कोई हुकूमत के मौक़िफ़ के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं पाई जा रही। तो हमारे साथ रहिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने सुना कि सेनेटर फैसल जावेद जो अभी भी हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन के ऊपर, उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने एक तो इसको अभी फाइनल किया नहीं था, कैबिनेट पे गया ही इसलिए था कि इसके बाद कंसल्टेशन होनी थी, और फिर यह कि हुकूमत ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सप्रेस करने के लिए इन रेगुलेशंस को नहीं लाना चाहती, बल्कि एक आम शहरी को
तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, एक आम शहरी को डिफेमेशन से तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, पोर्नोग्राफी से तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, इस्लामोफोबिया को कंट्रोल करना चाहती है। फरिया अजीज़, आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, क्या रिएक्शन है जो सेनेटर साहब कहते हैं? एक तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये उन्होंने बात की कि जो मुस्बित राय है, अब इसका तयन कौन करेगा कि मुस्बित क्या है और क्या नहीं है। दूसरी चीज़, ये हवाला दिया जा रहा है कि यूके का, इंडिया का, तो हमें ये क्यों नहीं फिर आगे बताया जाता कि यूके में किस शक्ल में कानून मौजूद है, उसके क्या मैकेनिज्म से प्रोटेक्शंस क्या मौजूद हैं। ऑफकॉम अगर है तो वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, यहाँ वो वैसा नहीं है। उधर के कोर्ट्स ने तो उनके जो डेटा रिटेंशन और इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट थी उसको तो गैर आइनी करार दे के स्ट्राइक डाउन कर दिया था, हुकूमत को बोला था कि दोबारा बनाइएगा। इंडिया में भी जो डेफेमेशन के हवाले से यहाँ पे 66A सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था क्योंकि उसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा था। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी फेडरल कैबिनेट के हवाले से, देखें ये जो बात कह रहे कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर इस पे कंसल्टेशन होनी थी, ये कोई कानून नहीं, और कानून के लिए भी पहले आपको मशावरत करनी चाहिए। कानून अगर फेडरल कैबिनेट अप्रूवल दे भी देती है तो उसके बाद वो पार्लियामान जाता है, वहां पे बहस होती है। ये तो एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है जो आपने फेडरल कैबिनेट का अप्रूवल लेके नोटिफाई कर देना था, तो उसके बाद कौन सी मशावरत होनी थी। तो ये कुछ चीजें जो क्लैरिफाई करने की जरूरत है। देखें, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रही थी जब ये कानून लाया जा रहा था। ये आज कल जो बैठ के PMLN की मुखालफत करते थे, जो रवैये की बात करते थे, जिस कंटेंट की बात करते थे, आज ये वो वही दोहरा रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। और दूसरी चीज़ ये कि आप इस कानून का इतलाक देखें, ये फ्री स्पीच जो हम कह रहे हैं कि डेफेमेशन हो रही है, ब्लास्फेमी एक्सेट्रा, तो कौन से ये कवानीन हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। साइबर क्राइम लॉ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी क्रिमिनलाइज्ड है, हेट स्पीच भी है, डेफेमेशन भी है, इसके इस्तेमाल हुए। सिवाय उसके कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस ये कितने लेके आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट, सहाफियों, एक्टिविस्ट के खिलाफ केसेस, मुकदमे कायम करना, ये तो मुसलसल सिलसिला जारी है इस कानून के जरिए। तो अब मजीद और क्या पावर्स देखें, इसका मकसद क्या फरिया किसी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के खिलाफ फ्रीडम एक्सप्रेशन पे मुकदमा कायम किया है हुकूमत ने? हुकूमत ने पिछले 18 माह में क्या किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे उठा के देखिए, इस कानून का बिल्कुल हुआ है। देखें, स्टेट इस जो डेफेमेशन का इसमें सेक्शन है, सेक्शन 20, आप उसको उठा के देखें कि किस तरह से शाहजेब जिलानी का क्या केस था, वो यही था। उसके अलावा और कौन प्रोसिक्यूट करते हैं, लेकिन क्या कोई मुकदमे इमरान खान की हुकूमत ने किसी पे कायम किए हैं, किसी जर्नलिस्ट पे? तो ये किसकी FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कौन है? FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ऑपरेट करती है। इमरान खान की हुकूमत, ये शाहजेब का केस पिछले साल का केस है, कौन हुकूमत में था उस वक्त? अभी आपका एक रिपोर्ट जो जर्नलिस्ट है वो लाहौर में अंडर अरेस्ट है। इसी मुकदमे आप पूरे लिस्ट उठा के देखें, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इमरान खान की तनकीद हो, किसी और की तनकीद हो, MPO का इस्तेमाल हो रहा है, टेलीग्राफ एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, साइबर क्राइम लॉ का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्यों इन एग्जाम्पल्स को नहीं देख रहे हैं? मैं ऐड करना चाहूंगी एक और मेरे ख्याल में एक बहुत अहम बात है, और क्योंकि शाहजेब जिलानी का केस की बात करी है फरीहा, एक और इसमें बहुत अहम बात ये है कि अभी तक पीका के तहत, जो जैसे फरीहा भी कह रही हो, हमें मालूम है कि पीका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, प्रिवेंशन, या तो पीका के तहत शाहजेब जिलानी के साथ जो केस हुआ था उसमें हम एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कमज़ोरी भी नज़र आ रही थी कि जिस तरह से अदालतों में जजेस ठीक तरह से ब्रीफ नहीं होते, वो समझ नहीं पाते, जिसमें प्रोसिक्यूटर्स को पता नहीं होता, इस्तग़ासा को पता नहीं होता कि किस तरह से इन जराइम से निमटना चाहिए। एब्सेंसेस होती हैं, अदालतों की तादाद भी कम है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा मजबूत किया जाए तो ये जो मसाइल आ रहे हैं, डेफेमेशन के आ रहे हैं, हेट स्पीच के आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इनसे बेहतर निपटा जाएगा, बजाय कि आप एक ऐसे स्वीपिंग सेट ऑफ रूल्स जो है, नए कवानीन जो है उनको मुतारिफ कराए। पहले एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो जाए ना। FIA आप देखें कितना नाकारा है अभी भी, लेकिन जो एक अच्छी चीज़ की है ना हुकूमत ने, वो ये की है कि
स्पेसिफाई कर दिया कि ये 5 चीज़ें होंगी, ये 5 कैटेगरीज होंगी कि जिनमें अगर फॉल करेगा कंटेंट तो वो ऑब्जेक्शनेबल होगा. मसलन चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ब्लास्फेमस कंटेंट है, हेट स्पीच है, एक्सट्रीमिज्म है, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन है और फेक न्यूज़ है. मैं एक कंप्लीट कर लूँ, ये 5 बता दिए. अब इसको मजीद इनको डायसेक्ट करना होगा कि इसमें क्या है. मतलब मेरा तो एक ही कंसर्न है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कल को आप नेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात ना करने की अगर पाबंदी लग जाए तो आप ये भी ना कह सकें कि जी वापडा ने ठीक काम नहीं किया, पीआईए ने ठीक काम नहीं किया, रेलवे ठीक काम नहीं कर रही, क्योंकि वापडा भी नेशनल इंस्टीट्यूशन है. ये थोड़ा सा जितने भी आपके मतलब सरकारी इदारे हैं आप वो कौमी के उसी में ना ले आए अपनी. देखें अगर आज पीटीआई इस पे काम नहीं करेगी, क्योंकि बिल्कुल सही जैसे अंबर ने भी मेंशन किया कि पीका के अंडर ही ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जो कि नून लीग की हुकूमत जब लेकर आई थी तो पीटीआई ने बहुत भरपूर एहतजाज किया था और दीगर अपोजिशन जमातों ने भी एहतजाज किया था. और आज पीएमएलएन अपने ही बनाए हुए कानून का दिफा कर रही है. सो इस पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज खुदा न खास्ता इस कानून के तहत अगर इन्होंने ये लाजमी करार दे दिया कि जी बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहा जाए तो कल को फिर नून लीग की हुकूमत आएगी तो वो कहेंगे कि डॉक्टर अदनान जो भी प्लेटलेट काउंट बताते हैं उस पर आमीन कहें. फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो आपको कहना पड़ेगा कि फेक अकाउंट्स असल अकाउंट से बहुत बेहतर. आपका तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए. नहीं मेरा तो नून लीग तो आपका भी इलाज ये बिल्कुल पक्का है कि इस वक्त इनको खतरा नहीं इस वक्त खतरा नहीं है. ये रूल्स बन गए. नहीं चले मेरा तो जो भी करेगी मोहित की तरह के जो न्यूट्रल एंकर्स है ना कि जिनको बहुत शौक है. भाई मुझे तो नवाज शरीफ कभी बंद नहीं किया. मैं तो कह सकता हूं मैं तो अपना प्रोग्राम करता रहा उनकी गवर्नमेंट में. अब दोबारा आएंगे तो पता चलेगा ना अब दोबारा उनके इरादे चेंज हो जाए तो वो एक अलग इशू है. लेकिन सेनेटर फैसल साहब ये तासुर क्यों इमर्ज कर रहा है कि बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत जो थी वो आपकी हुकूमत से ज्यादा टॉलरेंट थी. आपने हर तकरीर प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन लीडर थे इमरान खान साहब, उनकी हर तकरीर के शुरू में एक गरजती हुई आवाज जो होती थी वो आपकी होती थी. उस स्टेडियम से बड़ी बड़ी सख्त बातें की गई, बड़े बड़े सख्त इल्जामात जो है वो लगाए गए और उनको नवाज शरीफ की हुकूमत ने कभी सेंसर नहीं किया. अब क्या वजह है कि यह तासर है कि आपकी हुकूमत मीडिया से डरती है, आपकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर समेत इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं जैसे मीडिया आपका दुश्मन है. क्या गया है आखिर? तासर एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान में. अब तासर का ये आलम है कि 2 दिन के बाद हमें बात याद ही नहीं रहती. अब नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान क्या क्या हुआ अब वो मानी है और लोग भूल गए हैं, लेकिन लोगों को याद कराना जरूरी है. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चेयरमैन थे पीटीआई के सिर्फ और अपोजिशन लीडर थे, पार्लियामेंट के अंदर आज तक उनकी कोई स्पीच नहीं दिखाई गई पीटीवी के ऊपर. पीटीवी मतलब बाकी चैनल्स के ऊपर भी नहीं दिखाई जा सकती थी. आज आप अपोजिशन लीडर्स की तकरीरें सुने, खड़े होते हो पीटीवी बंद ही नहीं करता. कुछ नहीं कहते प्राइम मिनिस्टर को खड़े होकर. बिलावल, शहबाज शरीफ और पीटीवी उनको थ्रू आउट लाइव दिखाता है. गुड पॉइंट जी. दूसरा पॉइंट ये आपको याद होगा कि निजी कुछ चैनल्स हैं जिन पे आप एड्स की बंदिश तो छोड़े ना, इश्तिहार ही नहीं बंद किए थे इन्होंने अपने लोग पार्टिसिपेंट्स टॉक शोज में जाने से भी बंद कर दिए थे और कई प्रोग्राम्स को भी बैन किया, चैनल को भी बैन किया. चला गया था एक. जी सही है, मैं चैनल में रहा हूं जिसको ऑफ एयर कर दिया गया था 1 महीने के लिए. ऑफ एयर कर दिया गया था. कमिंग बैक टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, देखिए ये 5 ब्रॉडर कैटेगरीज और बिल्कुल अभी मलिया ने ठीक कहा. जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली बता रहा था, पोर्नोग्राफी के हवाले से मेजर इशू है. क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं और आजादाना इसका इस्तेमाल हो रहा है. ब्लास्फेमी के हवाले से जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे याद रखे टेररिज्म बढ़ता है. तीसरी चीज है करेक्टर जो अभी बात हुई असैसिनेशन के हवाले से. कोई नहीं है जिदा जो चले जाके जो मर्जी कर दे, कोई नहीं. फिर फेक न्यूज जो है उसके बारे में तो आपको पता ना, जो जुकरबर्ग या फेसबुक के उन्होंने भी कहा है कि नफरत अंगेज और गलत मवाद के जो फैलाव से नाला है वो उन्होंने कैसे रोकने के लिए हुकूमतों को चाहिए कि अपना किरदार अदा करें और मुनासिब ज़वाबित मुतारिफ कराने के लिए रेगुलेटरी निज़ाम लाने की कोशिश करें. और एक चीज जो इसकी जो मेजर चीज हमें देखनी है वो देखनी है कि इन रूल्स और रेगुलेशन का बुनियादी मकसद कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है भाई, और उसके साथ साथ आम शहरी के हकूक सलब ना हो.
آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ اس پہ کنسلٹیٹو پروسیس جاری ہے, ایسا تو نہیں کر دیا کہ ان کو لاگو کر دیا ہو. اور اس میں دیکھیں ان پٹ آ رہی ہے, اس میں چیزیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے سٹیزنز کے لیے بہتر رولز اینڈ ریگولیشنز بن رہے ہیں. اچھا ذرا رکیے امبر, یہ ایک پوائنٹ انہوں نے اچھا کہا, مطلب ایک انٹرسٹنگ انہوں نے یاد کروایا, ہمیں بھول گئے تھے کہ عمران خان کی کوئی سپیچ پی ٹی وی نہیں دکھاتا تھا, شیخ رشید کی بھی نہیں دکھاتا تھا, ان کو بھی بین کی, اس طرح اور بہت سے. تو اپنے ہی اب یہاں پر اس وقت یہ ہے کہ جو بھی بلاول سپیچ کرتے ہیں وہ پی ٹی وی کے ذریعے باقی سب چینلز کو ملتی ہے, جو سخت ترین باتیں ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ہم پچھلی رجیمز کی طرح نہیں ہیں, لیکن ہمیں ریگولیٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پھر بھی میں بہت مایوس ہوتی ہوں اس لیے کیونکہ ہم صرف بلاول بھٹو کی بات کیوں کریں. دوسرا بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن پر دباؤ رہا ہے, اور یہ بھی میں اس حکومت میں رہا ہے, جس میں چینلز آف ایئر بھی ہوئے ہیں, کیبل چینلز نے اتارا ہے, جس میں اینکرز جو ہیں دیو لاسٹ دیئر جابز ایز ویل. اینڈ یہ وثوق سے میں کہہ سکتی ہوں کہ اٹ ازنٹ بیکاز کہ معاشی مشکلات کی وجہ سے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو ہٹائیں. انصار عباسی صاحب, انہوں نے ایک سٹوری ایسی کی تھی, کرنا چاہ رہے تھے ایک وزیر کے خلاف, تو ان کو بلایا گیا تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ یہ سٹوری آپ نہ چلائیں, جیو کا آف ایئر کر دیں گے. تو یہ بھی ان کو دھمکی ملی تھی. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ری روٹ کرتی ہے ایڈز جو ہوتے ہیں. دو خاص چینلز ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت حکومت مخالف ہے, تو ان کو ایڈز, تو اشتہاروں کا بھی مسئلہ ہے. میں پھر آؤں گا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, مجھے یہاں پہ کمپلیٹ کر لینے دیں. ابھی ایڈورٹائزمنٹس کی بھی بات ہو رہی تھی, تو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس حکومت نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ 10% جو ایڈورٹائزمنٹ کا شیئر ہے وہ ڈیجیٹل کمپنیز کو بھی دیا جائے, تاکہ جو ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, تو تقریباً 10% کی سننے میں آیا ہے کہ سجیشن ہے, اور چائنا کی طرف سے بھی سننے میں آیا ہے کہ آئی ٹی منسٹری کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ چھوڑیں واٹس ایپ وغیرہ, آپ وی چیٹ کی طرف آ جائیں. تو آئی ایم شیور پاکستان کی حکومت اتنا بڑا. اچھا میں ایک بریک لے لوں. فریہ عزیز ابھی تک جوائن نہیں کر سکی, میں ان کا بھی کامنٹ لوں گا بریک کے بعد. اور میں چاہوں گا کہ سینیٹر فیصل جو ہیں, جو ایشوز ریز کیے ہیں امبر شمسی نے, کہ چینلز کو بند بھی کیا گیا ہے, لوگوں کو نکالا بھی گیا ہے, اس کا کچھ جواب دے سکیں سینیٹر فیصل ہمیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. فریہ عزیز صاحبہ ڈائریکٹر ہیں بولو بھی کی, اور شاید محسوس کر رہی ہوں کہ ان کو پچھلے پارٹ میں بولنے کا موقع نہیں ملا ہے, لیکن فریہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ نے سینیٹر فیصل کو سنا, وہ اب ویسے نہیں ہے, انہوں نے فلائٹ لینی تھی, لیکن سینیٹر فیصل کا مدعا یہ تھا کہ لوگ بھول گئے ہیں, پاکستان میں لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے, انہیں بھول گیا کیسے ٹیلی ویژن چینلز کو بند بھی کیا گیا. ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہاں پر عمران خان کی, شیخ رشید کی تقریر جو ہے اس کو پی ٹی وی تک نہیں آنے دیا جاتا تھا. اب بلاول بھٹو تقریر کریں یا شہباز شریف تقریر کریں, جو بھی اپوزیشن کے مین سٹریم لیڈرز ہیں, ان کی تقریر پورا پاکستان سن سکتا ہے. تو یہ حکومت اس طرح سے کوئی پرو سینسر نہیں ہے. مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم نے اس وقت ان چیزوں کی حمایت کی جو اب آج ہمیں کرنا چاہیے, یا کیونکہ وہ کر رہے تھے اور اب آج یہ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمیں منظور ہے. آج تو آپ کے پارلیمان میں چیزیں ایکسپنج ہو جاتی ہیں, سینسرشپ تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ باہر کوئی دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا کہ کیا ماحول ہے. سائبر کرائم کا حوالہ لے لیں. چلے ابھی ہم کورٹس کی بات کر رہے تھے, امبر نے جو بات کی, میں 3 سال سے جب سے یہ قانون آیا ہے میں کراچی میں ٹرائلز فالو کر رہی ہوں. جو ہراساں کے کیسز ہیں وہ بھی, ان کا تو کچھ ہوتا نہیں, اس میں تو ایویڈنس جمع کرانے آتے نہیں. 4 سال میں کیس پہنچا ہوا ہے کیونکہ ایف آئی اے پہلے گما دیتی ہے پھر آتی نہیں ہے. ان پر تو کوئی ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. کیسز جو سیاسی طریقے کے ان میں اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں, لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں, کیسز بھی چل جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے, اس کا مطالعہ کیوں نہیں کیا جا رہا. میڈیا میں آج ہم یہ وہی گفتگو کیوں دہرا رہے ہیں جو 3 سال پہلے نیشنل ایکشن پلان لائیں گے, پھر قانون سازی ہوگی, پھر ہیٹ سپیچ رک جائے گی, تو قانون بھی آ گیا, پھر بھی یہ چیزیں نہیں رکی. یہ کس طرح ہم بار بار کیوں یہ باتیں دہرا رہے ہیں, کوئی کانکریٹ بات کیوں نہیں کوئی کر رہا, کسی نے اب تک ریکارڈ کیوں نہیں اٹھا کے دیکھا, کیوں واقف کیوں نہیں ہے کہ کیا کیا کیسز اس کے اندر ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز جو میں ابھی ماضی کی بات کر رہے تھے فیصل کے, پاکستانیوں کی یادداشت کافی کمزور ہے اور ہم بھول جاتے ہیں, تو میں آپ کی آڈینس کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ صرف سوشل میڈیا کی ہی ریگولیشن ہی ہونی چاہیے,
पूरे मीडिया की रेगुलेशन होनी चाहिए, बी इट प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया। और चूंकि हमारा मीडिया कुछ इस किस्म की रिवायात का आदी हो चुका है कि रेगुलेशन कुछ इस तरह से हुकूमत नहीं करनी है, हमारा मीडिया वो हर किस्म का फोरम जो भी उसकी शेप एंड फॉर्म है उसको अब इस किस्म की आदत से बाहर निकलना होगा। और किसी भी हुकूमत से डिसएग्री, देखें डिसेंट तो किसी भी जमहूरियत की खूबसूरती है, सो हुकूमत को इंश्योर करना होगा कि जब वो डिजिटल मीडिया पॉलिसी कानूनी शक्ल इख्तियार करे तो उसमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स को ये यकीन हो कि मैं हुकूमत की तारीफ करूं या उनसे इख्तलाफ करूं मेरा अकाउंट नहीं उड़ेगा, वरना फिर हम में और किसी भी दबी हुई जमहूरियत में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सो बॉटम लाइन ये अंबर कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक रेगुलेटरी प्रेशर जो है मीडिया के खिलाफ बिल्डअप हो रहा है, बैकलैश सोशल मीडिया खास तौर पे सोशल मीडिया, वहाँ जो डेफेमेशन के मैकेनिज्म्स मिसाल के तौर पे यूके की मिसाल दी जाती है, वहाँ के डेफेमेशन केसेस वो मुकम्मल हो जाते हैं, वहाँ कोई सज़ा हो जाती है, वहाँ बड़ी बड़ी फाइन्स लग जाती हैं। यहाँ जो मसला है कि डेफेमेशन के केसेस आगे बढ़ते नहीं हैं। सो ये बस एक क्लैरिफाई कर दूं कि डेफेमेशन केसेस जो है ये बहुत हमें महफूज रखते हैं, फेक न्यूज़ जिसे कहते हैं। सो चूंकि डेफेमेशन का कानून ही कमज़ोर है पाकिस्तान में, बहुत सारा एक्सिक्यूशन नहीं है ना, और डेटा प्रोटेक्शन लॉज इतने ज़बरदस्त हैं यूके में, ईयू में जनरल डेटा रेगुलेशंस जो लॉज हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो कंसल्टेटिव प्रोसेस ख़त्म करके ना टेक कंपनीज के साथ मिल के अवाम में एक सेंटिमेंट लाएं कि आपके फ़ायदे के लिए है। सिर्फ ये हुकूमत को नहीं सिर्फ बोलना चाहिए, अवाम बोले कि हमारे मैं कंप्लीट कर लूँ कि अवाम को बोलना चाहिए कि हाँ वाकई ये कवानीन आए हैं और ये हुकूमत नहीं सिर्फ कह रही, हम कहते हैं कि हमारे फायदे के लिए आए हैं, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि आज पीटीआई की हुकूमत है, खुदा के लिए पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स पुरानी सहीफा ना समझें, हर सही गलत को डिफेंड ना करें, इसके लूप होल्स को ठीक करें। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इंश्योर करेंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना होना, बहुत मुश्किल है। जी फरिया, तो हुकूमत करे ना इसको। देखें मोहित, जो डेफेमेशन की बात हो रही है, देखें हमारे पास 3 सेट ऑफ लॉज मौजूद हैं डेफेमेशन पे, सिविल भी है, आपकी पीपीसी में भी है और साइबर क्राइम में भी है। अगर हम आज भी ये बात करें कि इसका इतलाक नहीं हो रहा, तो फिर किसी ने उठा के देखा नहीं है कि किस तरह से डेफेमेशन का एक्चुअली इस्तेमाल किया जा रहा है उन ख़वातीन और औरतों के खिलाफ, और खसूसी तौर पे जो पीका के सेक्शन है जो कह रहे हैं कि हमें हिरासा किया जाता है या कोई सेक्शुअल वायलेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। FIA बहुत तेजी से इनको समन्स भी भेज रही है, अपने दफ्तर भी बुला रही है, उन पे इस तरह से का प्रेशर भी डल रहा है, और ये बिल्कुल ही गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसको चैलेंज भी किया गया है, पार्लियामान में भी बात कही थी, ठीक है। तो इसमें नहीं सिर्फ एग्जीक्यूशन का नहीं, ये इंटेंट और विल की बात भी है कि कौन सी चीजों में तो ये आ जाते हैं और लगाए जाते हैं और किसमें नहीं आते हैं। दूसरी चीज ये कि हमें एतराफ करना पड़ेगा कि सियासी मकासद के लिए ये कानून भी लाया गया था। देखिए मैं सबसे बड़ी मुखालिफ थी PMLN के और इस कानून के, मेरी ऑन रिकॉर्ड वो तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर PTI आज ये दोहराएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनके बारे में वही चीज नहीं कहूंगी। और आप रूल्स के हवाले से ये समझना बहुत जरूरी है कि रूल सब्सिडरी लेजिस्लेशन है। क्या बस 1 मिनट है मेरे पास, क्विकली क्या किया जाए कि इमरान खान की हुकूमत इस तरह से रेगुलेशन बनाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर ना हो? देखिए सबसे पहले जो इन रूल्स के तहत एक्सट्रीमिज्म की जो तारीफ की गई है उसको मेरे ख्याल में ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना चाहिए, मखसूस बनाना चाहिए, बहुत ब्रॉड और जनरल है। नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो दफ्तर है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, इसमें एक मुशावरती अमल जो है इसको ज़्यादा ब्रॉड करना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, और सिर्फ एक शख्स जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज होने चाहिए। आप देखें कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज, जिसे मलिहा भी कह रही थी, डेटा प्रोटेक्शन लॉज इससे पहले कि ये इनक्रिप्टेड डेटा जो हमारा सिटीजन्स की हक है, प्राइवेसी है, जो यूजर डेटा है, वो किस बुनियाद पर किस तरह से हैंड ओवर कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन लॉज लेकिन वो तो ऑलरेडी कवर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। हमें हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये बहुत अहम बहस है, इस हवाले से पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के खिलाफ एक बैकलैश हो रहा है, एक प्रेशर है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। पाकिस्तान में गालिबन ज़रूरत इस चीज़ की है, बिकॉज पाकिस्तान में हुकूमती प्रोसेस के ऊपर एहतमाद नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो वो इतना साफ हो, शफाफ हो, इतना ट्रांसपेरेंट हो कि ये तासुर और ये इल्ज़ाम न लग सके कि यहाँ पर हुकूमत लोगों को, अपने सियासी मुखालिफिन को पॉलिटिकली सप्रेस करने के लिए और अपने आप को पॉलिटिकली महफूज करने के लिए इन रेगुलेशंस को लेकर आ रही है। रेगुलेशंस माशरे के और रियासत के डिफेंस में तो हो सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं हो सकते। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।